अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूं आयशा बख्श। बानी पीटीआई ने दावा किया है कि पीटीआई दिन ब दिन मजबूत होती जा रही है। मजीद अवाम पीटीआई के साथ जुड़ रहे हैं। क्या जेल में बैठे बानी पीटीआई तक सही सूरत हाल भी पहुंच रही है या नहीं? इस बारे में बानी पीटीआई के इंतहाई मुखलिस साथी हमाद अजहर ने अभी चंद रोज पहले ही कहा है कि उनके बानी पीटीआई तक रसाई नहीं है। बानी पीटीआई तक महदूद रसाई और यकतरफा मालूमात पहुंचाई जाती हैं। इमरान खान तक रसाई के बगैर मामलात किसी के लिए भी चलाना मुमकिन नहीं। ऐसी सूरत में मफाद परस्त राब्ते के फुकदान का फायदा उठाते हैं। हमाद अजहर ने पंजाब की सूबाई सदारत छोड़ दी, जबकि लाहौर के अहम ओहदेदारों ने भी इस्तीफे दे दिए हैं। जबकि 11 साल से केपीकी की हुक्मरान रही पीटीआई में जमाती ही नहीं बल्कि हुकूमती मामलात में भी इख्तलाफात सामने आ चुके हैं। अली अमीन गंडापुर की हुकूमत के खिलाफ बुरी कारकर्दगी और बेतहाशा करप्शन का इल्जाम कोई और नहीं, खुद सूबाई वजीर रहने वाले शकील खान लगा चुके हैं। पंजाब और केपी में पीटीआई में इख्तलाफात के दौरान ही शेर अफजल मरवत एक मरतबा फिर पार्टी में फाल हो चुके हैं। जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद शेर अफजल मरवत ने दावा किया कि बानी पीटीआई ने उनको गले लगाया और गिले शिकवे दूर हो गए हैं। उनको 22 अगस्त को तरनौल में जलसा करने का भी कहा है। शेर अफजल मरवत के हालिया बहुत से दावों की तरदीद कोई और नहीं बल्कि खुद इमरान खान की बहन अलीमा खान कर रही हैं। क्या शेर अफजल मरवत को मिले हालिया आशीर्वाद को पीटीआई की क़यादत बर्दाश्त कर लेगी या पीटीआई में मजीद इख्तिलाफात दिखाई देंगे? इन हालात में भी अगर बानी पीटीआई ये दावा कर रहे हैं कि पीटीआई दिन ब दिन मजबूत होती जा रही है, तो क्या कड़े वक्त में पीटीआई के लिए मुश्किलात का बोझ उठाने वाले हमाद अजहर का दावा दुरुस्त दिखाई नहीं देता? इसी मामले पर गुफ्तगू करेंगे। पैनल में हमारे साथ हैं हसन निसार, इफ्तिखार अहमद, अबसार आलम और शहजाद चौधरी साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। पीटीआई दिन ब दिन मजबूत, बानी तक महदूद यकतरफा मालूमात। हमाद अजहर केपी और पंजाब में इख्तिलाफात शिद्दत इख्तियार करने लगे। क्या इमरान खान की क़ैद के दौरान पीटीआई कमज़ोर हो रही है? हसन निसार साहब, आपको लगता है कि पीटीआई उसी तरीके से खड़ी है जब इमरान खान मौजूद थे और कुछ सहारे भी थे, या कैद के बाद से यानी 9 मई और हिरासत के बाद से अब जो हमें हुकूमती और इंतज़ामी सतह पर तकसीम है वो बढ़ रही है पीटीआई में? देखें, बात सुने, मैं तारीखी बात करूंगा, एकेडमिक किस्म की बात करूंगा, एक जो बैनुल-अक़वामी और एक इंसानी तारीख का जो बुनियादी कुल्लिया है उसकी बात करूंगा। नॉट पीटीआई, इमरान खान उसने कहा ये, उसने कहा वो नहीं। देखो, लीडर अगर वाकई मकबूल हो तो कैद उसे कमज़ोर नहीं करती, मज़ीद मकबूल और मजबूत करती है। मौत भी उसे मार नहीं सकती। भुट्टो की मिसाल है, बेनज़ीर भुट्टो की। अच्छा मुहावरे हैं चंद। सोना आग से गुजर के कुंदन बनता है। चौक जो है ब्लैक बोर्ड्स पे यूज़ होता था हमारे ज़माने में, आजकल तो नहीं। ये जबर सह के मार्बल और कोयला हीरा बनता है। ये एक तयशुदा उसूल हैं। आखिरी बात सुन लें, भुट्टो पे जब when he was struggling, प्राइम मिनिस्टर नहीं स्ट्रगल कर रहे थे, उन पे मुकदमात बने को बिजली या पता नहीं क्या, स्टूपिड किस्म के, चूँकि इस तरह के इल्ज़ामात वो तो स्टूपिड ही होते हैं। तो भुट्टो ने हंस के एक जुमला बोला था, आप सबको बड़ा मज़ा आएगा। उसने कहा, ये अहमक हुकूमत नहीं जानती कि जब किसी आदमी की, किसी पॉलिटिकल लीडर की शोहरत उसके घर की गली का मोड़ जाए तो फिर कोई उसे बदनाम नहीं कर सकता। ये मेरे पे ये किस तरह के केसेस में आए। सो दिस इज़ द रियलिटी। मैंने बात की है निसाबी, किताबी, एकेडमिक। मेरे जहन में ना इमरान खान है ना पीटीआई, मैं ये कुल्लिया है। बहरहाल प्लीज़ आप प्रोसीड करो। ठीक है। अब सार साहब, पीटीआई इमरान खान की क़ैद के बाद एक भी कामयाब जलसा नहीं कर सकी। जलसे, जुलूस, लॉकडाउन, धरने, ये इमरान खान की सियासत के एक आजमूदा हथियार रहे कि वो ऐसी एहतजाजी सियासत करते रहे। मगर दो अहम फैक्टर्स हैं इस वक्त, एक इमरान खान जेल में है, दूसरा सर पर किसी का हाथ नहीं है। ये दो फैक्टर्स हमें दिखते रहे हैं मुस्तकिल, एक सड़क पर और दूसरा हाथ वाला। ये इस वक्त जो जलसे, जुलूस, एहतजाज, पीटीआई का इत्तेहाद, ये सब मुमकिन हो पाएगा? जो हसन निसार साहब ने बात की, अगर उसको रखा जाए तो आपको लगता है मजबूती रहेगी या तकसीम दर तकसीम मामला दिखेगा? देखिए, पीटीआई जो है अब पाकिस्तान की, खैर और मेरे ख्याल साउथ एशिया पूरे की सियासत ऐसी है, पूरी दुनिया में भी इसका इफेक्ट होता है। ट्रंप देखें, रिपब्लिकन को जेलिंग फोर्स है रिपब्लिकन्स के लिए। अमेरिका दुनिया की सबसे पुरानी डेमोक्रेसी है।
बरतानिया में भी इस तरह होता है। एक मार्गरेट थैचर थी, तो वो भी एक उनकी वजह से पार्टी उनकी को बहुत फ़ायदा हुआ, तो लीडर का फ़ायदा पार्टी को तो होता है। लेकिन पाकिस्तान में, साउथ एशिया में ख़ासतौर पर पाकिस्तान में लीडर ही पार्टी होता है, पार्टी ही लीडर होती है। इस पर किसी को शक नहीं होना चाहिए। इसको हम तनकीद कर लें ना करें, जो मर्जी कर लें। पीटीआई इमरान खान है, इमरान खान पीटीआई है, फुल स्टॉप। वो बाहर आएंगे तो फिर दोबारा उनके जो सपोर्टर जितने भी हैं वो बढ़ जाएं कम हो जाएं, वो उनके साथ रहेंगे, चाहे लीडरशिप में जितना मर्जी इख्तलाफात हो। वो अंदर हैं तो उनके जो आपस की उनकी जो लीडरशिप है पार्टी की, वो आपस पे लड़ेगी तो उसका नुकसान पार्टी को होगा, हो रहा है, कमज़ोर हो रही है इस सेंस पे कि जल्द से जुलूस नहीं कर पाएंगे, ये तय है। और उसमें एक बात जो हसन निसार साहब ने कही ना जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बारे में, जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो पे इस तरह के केसेस बने थे ना, फ़र्क एक ये है भुट्टो में, इमरान खान में बहुत सारे और फ़र्क होने के अलावा, कि जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो पे ये केस बने तो उनकी उम्र कोई होगी 30 साल होगी या 31 साल होगी, या शायद इससे भी कम हो अगर मेरा हाफजा सही साथ देता है। अयूब खान के दौर में ज़्यादा खान साहब की उम्र इस वक्त 72 साल है। तो अब इस उम्र में वो कि जी शोहरत उनकी गली मुड़ गई है। खान साहब शोहरत की गली में बहुत अरसा पहले मुड़ गए थे। अब तो मतलब चीज़ें जो है ना वो ये देखनी है कितना अरसा चलेंगी और इससे क्या निकल सकता है और इसका मुल्क को क्या फ़ायदा हो सकता है, उनकी पार्टी को क्या फ़ायदा हो सकता है। उसमें जो मेच्योरिटी एक लीडर में 72 साल के में आनी चाहिए, पुख्तगी, सियासी पुख्तगी और जो जज्बाती पुख्तगी है, वो मैं समझता हूँ मैं नहीं देख रहा। वो उस वजह से अगर उसी तरह उन्होंने करना है तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि हम आगे बढ़ सकेंगे और ना ही उन्हें आगे बढ़ने दिया जाएगा। जिस तरह चीज़ें खुल रही हैं, जिस तरफ जा रही हैं, वो मैं समझता हूँ खान साहब ने अपनी सियासत को, अल्लाह ने उन्हें बहुत मौका दिया था, वो बहुत पॉपुलर हो गए थे, इस पॉपुलैरिटी को वो कैश करते, वो कौम बनाते। मैं तो ट्रंप पे हैरान हुआ जब उन पे हमला हुआ गोली वाला, अभी ये इसी महीने की बात है, तो उन्होंने कहा कि मैं अब मुख्तलिफ ट्रंप हूं, मैं अब रिपब्लिकन का लीडर बन के नहीं सोच रहा, बल्कि मैं अमेरिका का लीडर भी नहीं बन के सोच रहा, मैं वर्ल्ड का लीडर बन के सोच रहा हूं कि मैंने दुनिया को किस तरफ लेके जाना है, इकट्ठा करके सबको। कहा उसने ये करे या ना करे। खान साहब में ये वाली स्पिरिट नहीं मुझे नजर आती। वो मैं इनको नहीं छोड़ूंगा, मैं बाहर निकलाऊंगा तो इनको इबरत की मिसाल बना दूंगा, मैं उसको नहीं पकड़ लूंगा। साहब बाहर निकल आएंगे सब इस बात पे कहते हैं। आपने एक बात की पॉलिटिकल और इमोशनल कंडक्ट की या उस मैच्योरिटी की। मैंने ऊपर दो फैक्टर सामने रखे कि एक इमरान खान खुद लोगों के दरमियान मौजूद थे और एक सर पर हाथ था। इमरान खान कब बाहर आएंगे, 1.25 साल हो चुका, आगे का अंदाजा नहीं, हो सकता है चंद माह में हो, चंद दिन में हो, या इससे ज्यादा वक्त दरकार हो। क्या इस दौरान चीजें वैसी ही रहेंगी जैसी 2022 तक थी, या कुछ चीजें माइनस होने से और बहुत कुछ पीटीआई से माइनस हो जाएगा? देखिए ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है और 2022 में एक तो खान साहब की मकबूलियत बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी और अगर उन्हें ये नो कॉन्फिडेंस मोशन ना आता और ये पीडीएम हुकूमत ना आती तो ये वाले हालात ना होते, लेकिन उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से कैश किया उसको निकाले जाने को इक़्तिदार से। बात ये है कि देखिए ये ऑनेस्टली स्पीकिंग पॉपुलैरिटी तो उनकी है और वो बाहर आएंगे, अगर आए तो उन्हें ज़रूरी नहीं है अब उन्हें किसी हाथ की ज़रूरत हो। मुझे डर ये है कि उन्होंने जो तकसीम पैदा कर दी है वो फैशिज्म की तरफ लेके जा रही है इस मुल्क को। एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं हम कर पा रहे, सियासी इख्तिलाफ को। ये जो चीज़ है ना ये इतनी ख़तरनाक है कि इसकी वजह से शायद वो बाहर इतनी जल्दी ना आ सके जैसे आप सोच रही हैं। लेकिन अगर वो बाहर आते हैं तो मैं नहीं समझता कि अब उनको किसी हाथ की ज़रूरत है। हाँ, अब उनको आप लोगों ने पॉपुलर इतना कर दिया है कि हाथ के बगैर भी वो शायद सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हो जाएं या मेजॉरिटी ना भी मिले उन्हें कौमी असेंबली में, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हो सकते हैं। लेकिन बात सिर्फ ये है कि क्या ये मुल्क उसको अफोर्ड कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, इस पे देखना। दुरुस्त। शहजाद साहब ये तासुर मौजूद है, इमरान खान जेल से बाहर आएंगे तो पीटीआई मुत्तहिद हो जाएगी और जैसे भी हसन निसार साहब ने बात की कि लीडर है, अगर वो पॉपुलर है तो उसकी फोर्स मौजूद है। कहीं इमरान खान के जेल से निकलने तक मामलात बहुत आगे तक तो नहीं चले जाएंगे, क्योंकि पीपल्स पार्टी से नेशनल पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून से मुस्लिम लीग काफ, और वो जो एक बहुत बड़ा अभी एज फैक्टर की भी बात होगी, तो वाकई क्या पीटीआई एज पीटीआई मजीद एग्जिस्ट करेगी या ये तकसीम दर तकसीम कमजोरी की तरफ बढ़ेगी? देखिए आयशा, अगर आपका महवर इमरान खान और पीटीआई है तो फिर तो आपके सारे सवाल जायज़ है, लेकिन उससे पहले मैं एक छोटा सा कमेंट करना चाहूंगा फैशिज्म के ऊपर। जी,
हसीना को फैशिस्ट कहा जाता है कि वो फैशिज्म के रास्ते पे चल पड़ी थी। क्या किया था उसने? उसने अपनी ऑपोजिशन को खत्म करके रख दिया था। उसने कहा था कोई ऑपोजिशन नहीं होगी, खालिदा जिया हो, कोई और हो, वगैरह वगैरह। तो हमें ये ख्याल करना है कि हम तमाम पॉलिटिकल सोच जो है हर किस्म की, उसके लिए स्पेस बना के रखें, क्रिएट करके रखें, चाहे वो इमरान खान की शक्ल में आज आपको नजर आती है या किसी और शक्ल में नजर आती है। अगर हम इमरान खान और पीटीआई की सोच को खत्म करना चाहते हैं तो फिर इसका मतलब है कि हम सब ही फैशिज्म के रास्ते पे चल पड़े। हमारी सियासत सबकी सब फैशिज्म के रास्ते पे है, तो हमें उससे बचने की जरूरत है। हैविंग सेड दैट, आ जाइए वापस अपने सवाल के ऊपर। देखिए, अगर आपको इमरान खान को डिफाइन करना पड़ रहा है शेर अफजल मरवत से और हमाद अजहर से, तो फिर तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। इमरान खान पीटीआई और पीटीआई इमरान खान, जब तक वो कायम है, पिछले 1 साल से जेल में है। पीटीआई को तो आप खत्म नहीं कर सके, एक सूबे में उसकी हुकूमत है। 8 फरवरी को लोगों ने अपने पांव से चल के उसको वोट दिया। 9 मई हुआ और 9 मई के ऊपर जिस किस्म का रवैया या रिएक्शन आया, उससे इस मुल्क को, इस कौम के लोगों को खौफजदा हो जाना चाहिए था। लेकिन उसके बावजूद वो 8 फरवरी को निकल के उन्होंने उसका जवाब दिया और बड़े बेहतर अंदाज में, एक जमहूरी अंदाज में उसका जवाब दिया। उन्होंने 9 मई को उस अंदाज में नहीं निकले जिस तरीके से वो निकलवाना चाह रहा था गालिबन उन्होंने, लेकिन वो 8 फरवरी को, जबकि एक पॉजिटिव तरीका था अपनी राय देने का, उसमें लोग पॉजिटिव तरीके से निकल के, तो एक तो ये चीज हो गई। तो हमें ख्याल करना पड़ेगा कि भाई, लेकिन मेरी नजर में इमरान खान तो देखिए इंसान है, कल को खुदा न खासा उसको जेल में कुछ हो जाए, कहीं और कुछ हो जाए, बाहर निकल के कुछ हो जाए, तो फिर क्या करेंगे? फिर हमारे पास क्या सियासत खत्म हो जाएगी? मेरा अपना अंदाजा ये है कि शहजाद साहब, फिर पीटीआई क्या करेगी? फिर पीटीआई क्या एक पॉलिटिकल फोर्स के तौर पर होगी? प्लीज 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 मुझे बात कर लेने दीजिए, प्लीज मुझे बात कर लेने दीजिए। ये जो माशरती स्ट्रक्चर है ना आपके मुल्क का, वो इस हद तक तब्दील हो चुका कि 65% लोग इस वक्त 25 या 30% से कम उम्र, 25 साल की उम्र से कम लोग हैं, 65%। तो आपका स्ट्रक्चर, आपका मुआशरा तब्दील हो गया। जब आपके मुआशरे, आपके यहाँ ये सोशल मीडिया, आपके यहाँ इंटरनेट, आपके यहाँ अवेयरनेस आ गई, ये सब की सब आ गई। अब वो जो भी लेके आया था इमरान खान को, जिस मकसद के लिए लेके आया था, लेकिन उसका जो क्यूमुलेटिव असर है वो ये है कि आपका एक मुआशरा तब्दील होकर रह गया है। ये मुआशरा आज इमरान खान का मरहून मेहनत है ना, हो सकता है कल शायद खाकाना बाजी का मरहून मेहनत बन जाए। ये जो 65% लोग 25 साल से कम उम्र के हैं, इनको 10 लाख नौकरियां चाहिए हर साल के अंदर। ये जो यूथ बल्ज आपने क्रिएट कर लिया, इसने एक नई इकोनॉमी को जन्म देना है। एक नई सोसाइटी बन चुकी है, उस नई इकोनॉमी और नई सोसाइटी के लिए एक नई सियासत की जरूरत होगी। वो पुरानी हमारी पार्टियां अब तक नहीं दे पा रही, वो भी तक पुरानी जंग लड़ रही हैं। इमरान खान एक इस्तारा है, वो प्लेटफॉर्म है जो कि लेके आया एक नई सियासत का। उसकी सियासत से हमें 100 इख्तलाफ हो, कल को कोई उससे बेहतर कोई और शक्ल में कोई और शख्स, चाहे वो इशरत-ए-बादी क्यों ना हो, पता नहीं खुदा न खासा किधर से लेके आ जाए, वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते। ये सब के सब जो 65% लोग हैं उसकी तरफ को चल पड़े कि ये हमें गैर रिवायती तरीके से हमारी जरूरियात को पूरा करेगा। तो पूरे बड़े उसके ऊपर, लैंडस्केप के ऊपर, पूरे बड़े कैनवस के ऊपर सियासत के अंदर जो है एक हैजान है, जो तब्दीली है, वो इमरान खान की वजह से नहीं है, वो उस माशरे के अंदर जो नई जोतें हैं उनकी वजह से है। और उनको ना इस वक्त पहचानना हमारी बहुत बड़ी गलती होगी। जब तक हम इस कैद में फंसे रहेंगे ना कि पीएमएलएन, पीपीपी और पीटीआई के अंदर इमरान खान से नहीं बच पाएंगे, पीटीआई जायल हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, लेकिन एक नई शक्ल किसी और शक्ल में किसी और पार्टी के नाम के साथ आ जाएगी। तो क्योंकि इन लोगों की जरूरियात पूरी नहीं हो रही, जो कि आपकी आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा बना जा रहा है। ठीक हो गया। इफ्तिखार साहब, अफसार साहब मैं लेती हूँ इफ्तिखार साहब का पॉइंट ऑफ व्यू। इफ्तिखार साहब, केपी में इख्तलाफात 2013 से हमें दिखाई देते रहे, जब से पीटीआई की हुकूमत है। बानी पीटीआई इख्तलाफात को अपने हक में इस्तेमाल भी करते रहे, इनको रिजॉल्व भी करते रहे, मामलात को वहाँ संभालते भी रहे। अभी ऊपर हसन साहब ने भुट्टो साहब का हवाला दिया। जेल में बैठकर भुट्टो जैसा लीडर अपनी जमात को अपने हिसाब से या अपनी ख्वाहिश के मुताबिक मुत्तहिद नहीं रख सके, उस तरह लेके नहीं चल पाए। क्या इमरान खान के लिए मामलात को कल को बाहर आकर जब भी आए हैंडल करना आसान होगा, जमात को मुत्तहिद रखना आसान रहेगा? ये आपको किसने कह दिया कि भुट्टो पार्टी को मुत्तहिद नहीं रख पाए? अपनी ख्वाहिश के मुताबिक उस वक्त उस तरीके से नजर नहीं आई चीजें ना। भुट्टो को फांसी इसलिए दी गई कि उसकी पार्टी नहीं तोड़ पाए। फांसी उसको इसलिए दी गई कि वो पाकिस्तान के अवाम की नुमाइंदगी करता था। ये आपको किसने कह दिया कि उसकी पार्टी के अंदर उसका कोई ऐसा इख्तिलाफ था? लोग जमात से अलहदा नहीं हुए? कौन उसको कौन अलहदा हुआ? उसको जो वो उनकी हैसियत क्या थी?
उनको जानता कोई दो चार नाम मुझे गिनवा दें तो नहीं, चलो ठीक है, ये कंपैरिजन गलत है। अच्छा ठीक है, दिस इज एब्सोल्युटली डिफरेंट कंपैरिजन। जुल्फकार अली भुट्टो का कंपैरिजन मुझे नहीं पता क्यों अब किया जाता है, जबकि इतनी बातें की जा रही हैं कि नौजवानों का एक उभार आ गया और इकोनॉमी एक नई डायमेंशन मांगती है। तो नौजवानों का ये उभार तो पिछले 10 साल से खैबर पख्तूनख्वा में है ये नहीं, तो वहाँ पे कौन सी लाखों नौकरियाँ उनको दे दी गई? उस जमात ने वहाँ पे क्या डिलीवर किया जिस जमात के बारे में खौफजदा किया जा रहा है कि जो ये नौजवानों का एक उभार है इसको मान लो और इसकी बुनियाद पे जो कुछ वो पार्टी करना चाहती है। 2/3 किस बुनियाद पे मिली? 2/3 भी तो मिली ना वहाँ पे। कहाँ पे? नहीं, मेरी सवाल 2/3 मिलने, यही तो मेरा सवाल है। यही तो मेरा सवाल है कि मुझे डराया जाता है एक बल्ज से। ठीक है, मैं कहता हूँ गुड, वेरी गुड, मैं मानता हूँ बल्ज है। चले हकीकत से, चले हकीकत को मान लेते हैं। उस हकीकत को सामने रखते हुए 10 सालों में वहां पे इक़्तिदार जब इनके पास है तो वहां पे इस नौजवानों को कितने लाख नौकरियां फराहम की गई, ये सवाल उठाया जाएगा और सवाल पर डिबेट होनी चाहिए इस पाकिस्तान के अंदर। ये हमने ज्यादती की अपने साथ भी कि उस सूबे में उनकी हुकूमत की कारकर्दगी को ज़ेर बहस लाने नहीं दिया। हम ज़ेर बहस लाए हैं 2 अफराद के हवाले से जो आपने बात की, एक का नाम हमाद अजहर है, शेर अफजल है और असलम इकबाल है। पार्टी के अंदर इख्तलाफात होते हैं और ये पार्टी के अंदर इख्तलाफात रहेंगे, लेकिन सवाल ये आपका क्या है? आप पार्टी के अंदर इख्तलाफात की बात करते हैं, मैं आपको बता दूं ये इख्तलाफात इमरान खान को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इमरान एक ऐसी शख्सियत के तौर पे इमर्ज गया कि जिसको लोग चाहते हैं, मान लिया। अभी हमारे आज की डिबेट में ये बात की गई कि लोगों ने 9 मई के वाक़े को भुला दिया और अपने कदमों पे चल के गए और वोट डाले, और इसका कोई साइंटिफिक एनालिसिस हमारे पास नहीं अभी तक आया। अभी तक सिर्फ 33 पिटीशंस हैं इस हवाले से अदालत के सामने जो ट्रिब्यूनल बने हैं। हमें जज्बाती नहीं होना चाहिए और इस हकीकत को तस्लीम करना चाहिए कि पाकिस्तान के मसाइल हैं। इस हकीकत को तस्लीम करना चाहिए, सिर्फ इमरान बूढ़ा नहीं हो रहा, उसके साथ बाकी लीडरशिप भी बूढ़ी हो रही है। तो ये सारी सियासी पार्टियों के लिए मैसेज होना चाहिए ना कि नौजवानों का जो उभार है, और सारे सूबों की बात होनी चाहिए, एक सूबे की बात तो नहीं की जा सकती। तो ये उभार मुझे बलूचिस्तान में तो वैसे नज़र नहीं आता इन दी फेवर ऑफ इमरान खान, मुझे ये उभार तो नज़र नहीं आता उसके सिंध में इन दी फेवर ऑफ मिस्टर इमरान खान। तो बड़े आराम से सवाल मेरे जहन में आ रहा है, आपकी गुफ्तगू, शहजाद साहब की गुफ्तगू, अगर आप उसको एड्रेस करें कि पिछले 8-10 साल में हमने बयानिए की जंग और सियासी हैजान की शिद्दत देखी है, वो यूथ बल्ज की वजह से है? नो, फिर एब्सोल्युटली किस वजह से? मेरा पॉइंट यही है, आई रिस्पेक्ट यूथ बल्ज। मैं अपने ज़माने में नौजवान जब था तो मैं ऐसी इंकलाब की बात करता था, सोचता था। नतीजा है कि आज मैं मजदूरी करता हूँ और आज मुझे फारिग कर दिया जाए तो कल मुझे मजदूरी शायद ना मिले। मेरी बात सुने आप गौर से। ठीक है, इस बल्ज की बात करनी बड़ी प्यारी लगती है, इसमें रोमांसिज्म है, रोमांटिक अप्रोच है ये, आई अप्रिशिएट। लेकिन सवाल ये है कि हकीकत में जहाँ 10 साल से वो हुक्मरान है, इसका फायदा वहाँ की इस नौजवान उभार को क्या मिला? मेरा जवाब है, जो मेरा इल्म है, जो मेरी मालूमात है, मेरे ख्याल में वहाँ पे कोई फंडामेंटल चेंज नहीं आई। ठीक हो गया। तो सिर्फ हम इस नारे की बुनियाद पर सपोर्ट नहीं करते। इमरान इज ए पॉपुलर लीडर, नो डाउट, he will continue to be a popular leader until the next election या next कोई अपना उसको चैलेंज का सामना न करना पड़े। दुरुस्त हो गया जी। अबसार साहब, आप कुछ कमेंट करना चाह रहे हैं? मैं इसी ये पॉपुलर लीडर की जो बात कर रहे हैं इफ्तिखार साहब और यूथ बल्ज की, और यहाँ कहा गया कि फैशिज्म का मुकाबला जो है वो फैशिज्म, ये भी फैशिज्म है जो हो रहा है। तो मैं इस पे हैरान हूँ कि अगर कोई कौम को तकसीम कर दे और नफ़रतें बोए, जहर घोले नौजवान नस्ल के जहन में, और वो गालियाँ दें, वो लोगों पे बहतान लगाएं, झूठ बोलें। इफ्तिखार अहमद तो जवानी में लोगों को गालियाँ तो नहीं देते होंगे ना, जज्बाती तो होंगे। यहाँ तो इतनी नफरत पैदा कर दी गई है। इस फैशिज्म का मुकाबला अगर कानून के नफाज से फैशिज्म है तो मैं हैरान हूँ कि हमारी मुल्क की किस्मत किन लोगों के हाथों में रही है कि इसको फैशिज्म के कानून के नफाज को एक पॉपुलर लीडर पे जो फैशिस्ट रास्ते पे चल रहा था, कौम को तकसीम कर रहा था, उसको कह रहे हैं
कि ये भी फैशिज्म है? हैरान हूं मैं इस बात पे। ठीक हो गया। और मुझे नहीं समझ आ रही कैसे। शहजाद साहब, इसको ईजी कर लेते हैं कि माशरे और मईशत को जो मुतबादिल दरकार है, जो आप भी ऊपर बात कर रहे थे, फंडामेंटल चेंज, वो इसी रास्ते से आएगा। सुने जी ना जी नहीं, मैंने वाजिद की बात की जो बिल्कुल तकसीम क्रिएट नहीं कर रही थी, जो बिल्कुल नफरत क्रिएट नहीं कर रही थी, और सिर्फ अपनी सिंगल पार्टी वन पार्टी रूल को एग्जिस्ट रीइंफोर्स कर रही थी। तो थोड़ा सा वो फर्क महसूस कर लीजिए। यही चाह रहे हैं जो आप कह रहे हैं, नहीं, तो आप भी यही चाह रहे हैं। ये कहने का मतलब ये है कि जो आजकल की सियासत है इसमें भी इसी खान साहब ये चाह रहे थे ना, यही तो गलती है हमारी। बचने की जरूरत है, इसीलिए खान साहब ये चाह रहे थे, अभी भी चाह रहे हैं इससे बचने की। नहीं, आप डिफाइन गलत करते हैं ना उसको। जब मैं जिस तरीके से डिफाइन कर रहा हूं उसके अंदर मैं कह रहा हूं आप डिफाइन गलत करते हैं। मैं कह रहा हूं आप डिफाइन गलत करते हैं। अच्छा, मैं कह रहा हूं आप डिफाइन गलत करते हैं। पॉइंट ऑफ व्यूज है, अपने पॉइंट ऑफ व्यूज है। और दुनिया नहीं सोचती। आप पढ़ लो बांग्लादेश का। दुनिया नहीं सोचती, हम ऐसे सोचते हैं ना। मैं दुनिया का जिम्मेदार तो नहीं हूं, मैं तो देख रहा हूं जो मेरे मुल्क में हो रहा है। आपकी सोच मेरे मुल्क में ऐसे ही हो रहा है ना। आप दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू अपनी जगह कौम को तकसीम किया। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे ऑडियो लीक्स और जराइम, किसकी तहकीक पहले, इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। सुप्रीम कोर्ट ने बुशरा बीबी और साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे नजमुल साकिब की मुबैना ऑडियो लीक्स केस में वफाक की अपील मंजूर करते हुए फोन टेपिंग से मुतालिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्मनामा मुअत्तल करके ताहुक्म सानी मजीद कार्रवाई से रोक दिया है। 5 जुलाई को वफाकी हुकूमत ने ऑडियो लीक्स के मामले पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 25 जून का हुक्म सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। जस्टिस बाबर सत्तार ने 25 जून के हुक्मनामे में कहा था कि किसी किस्म की भी सर्विलेंस गैर कानूनी अमल है। उनका कहना था कि वजीर आजम बताएं कि किस कानून और आइन के बरखिलाफ शहरियों की सर्विलेंस की जा रही है। वजीर आजम बताएं कि लॉफुल इंटरसेप्शन मैनेजमेंट सिस्टम की तनसीब और मैस सर्विलेंस का जिम्मेदार कौन है। वफाकी हुकूमत ने दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया था कि इदारों के सरबराहान की तलबी और उनसे रिपोर्ट्स मंगवाना फैक्ट फाइंडिंग के मुतरादिफ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास आज खुद नोटिस लेने का इख्तियार नहीं है। दरखास्त में कहा गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने हक़ाइक़ के मनाफी फैसला दिया है। गुज़िश्ता रोज़ अदालत ने कहा कि 29 मई और 25 जून का हुक्म इख्तियार से तजावुज़, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आज खुद नोटिस का इख्तियार नहीं। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क्स दिए कि बदकिस्मती से कोई सच्चाई तक पहुंचना ही नहीं चाहता। इंक्वायरी कमीशन बना, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे ऑर्डर दे दिया, केस दोबारा मुकर्रर ही नहीं हुआ। गुज़िश्ता बरस पीडीएम हुकूमत ने मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की सरबराही में ऑडियो लीक्स के मामले की छानबीन के लिए एक कमीशन मुकर्रर किया था, जिसमें उस वक्त के चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल की खुशदामन, ख्वाजा तारिक रहीम की अहलिया, साकिब निसार के साहिबजादे, साबिक जज मुज़ाहिर नकवी, आबिद जुबैरी और परवेज इलाही की मुबैना ऑडियो लीक्स पर हुकूमत ने एक इंक्वायरी कमीशन तश्कील दिया था। ताहम उस वक्त के चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने उस इंक्वायरी कमीशन को कार्रवाई से रोकते हुए हुक्म इम्तिना जारी किया था। पाकिस्तान में होने वाले कई बड़े माली, गैर आइनी, गैर कानूनी और गैर अखलाकी जुराइम इन्हीं के जरिए सामने आते रहे हैं। इसी पर गुफ्तगू रहेगी। पैनल के सामने सवाल इस तरह से, पाकिस्तान में होने वाले कई बड़े माली, गैर आइनी, गैर कानूनी और गैर अखलाकी जुराइम ऑडियो लीक्स के जरिए बेनकाब हुए। कानूनी, अदालती और सियासी बहस का दायरा लीक्स तक घूमता रहा। ज्यादा संगीन मामला क्या, रिकॉर्डिंग या फिर होने वाला जुर्म? हसन निसार साहब, हम कभी भी मामला कंक्लूड नहीं कर पाए, होने वाले जुर्म तक नहीं पहुंच पाए, हालांकि बड़े बड़े वाकयात हुए और वाज़े ऑडियो लीक्स के जरिए हुए। हम बात ऑडियो लीक्स पर रखकर वहीं खड़े रहते हैं। क्या दोनों को बैक वक्त नहीं पूछा जाना चाहिए, तफ्तीश होनी चाहिए? आयशा, पहली बात तो ये है कि इस हवाले से अगर देखें तो केस टू केस आप इसको थोप नहीं सकते एक तरफा कि ये ठीक है या ये ठीक है। ये केस टू केस है। अगर स्टेट है या फलाना कोई इस तरह का क्राइम में, देखो मेरे नज़दीक टेक्नोलॉजी, ये दुनिया आइंदा 50 साल बाद, हमें तो गए भी पता नहीं कितनी देर हो गई होगी, ये दुनिया को रूल अब बंदे नहीं करेंगे, टेक्नोलॉजी करेगी। ठीक, वो आखिरी हुक्मरान टेक्नोलॉजी है। एक बात, पुराने ज़माने में देखो ये केस टू केस, पहले बात मैंने अर्ज की है। दूसरा, पुराने ज़माने में खोजी होते थे, जी। अब टेक्नोलॉजी है। वो दिन दूर नहीं, ये संजीदगी से आप सुनना कि डॉक्टर्स और वकला तक बेशुमार पेशे खत्म होने जा रहे हैं। ये याद रखना, another 25, 30, 40 years नाम भी नहीं सुनोगे बिल्कुल ऐसे जैसे आज ना लठीत होते हैं ना बरछीत होते हैं।
ये बहुत खाते पीते मुतमव्वल लोगों के साथ ये ज़रूरी होते थे। अच्छा, ना डोलियाँ, ना कहार, ना फील खाने, ना अस्प खाने, अब तो गाड़ियाँ हैं। अच्छा, ना घोड़े हैं, ना हाथी हैं, ना मशकें रह गई, ना माशकी रह गए, ना पेंजे रह गए, ना रूई पिंजने वाले रह गए। एक बात आपको हजम होती है, नहीं होती, आपको पसंद आती है, नहीं आती, आज आपके ब्लड ग्रुप का फैसला को पीर फकीर नहीं कर सकता। आज आपका डीएनए टेस्ट होता है, उस पर पैसे लगते हैं, खुल के सामने आ जाता है। यू कैनॉट इवन ब्राइब दम। सही। सो प्लीज, इसलिए टेक्नोलॉजी की इज्जत करो, और मेरे नजदीक जुर्म, ठीक, उसको जुर्म को पहले डिफाइन करो। अगर मेरी प्राइवेसी है या किसी और की, अब्सार साहब की कोई शरारत है, पकड़ी जाती है, वो मैं बिल्कुल बिल्कुल उसको, ठीक है, ठीक है, समझ गए बात मेरी? ठीक है, समझ गए, शरारत पे आ गए, देखें अंदाजा अच्छी तरह समझ गए। इफ्तिखार साहब, पाकिस्तान में ऑडियो लीक्स के जरिए बड़े बड़े जराइम सामने आए। आती हूँ अब्सार साहब आपकी तरफ, ठहरिए ज़रा। इफ्तिखार साहब, जजों की करप्शन, इदारों पर हमले हों, मनपसंद फैसले लेने हों, टिकटों की खरीदो फरोख्त हो, कौमी ख़जाने की लूट हो, ये सब कुछ आवाम को पता चल जाता है, कोई ना कोई ऑडियो सामने आती। हर जुर्म इस बिना पर दब गया कि ऑडियो क्यों लीक की, किसने लीक की, कब लीक हुई, कैसे लीक हुई। यही पूछते रहेंगे या जुर्म के ऊपर भी बात होगी? मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ अपने दोस्त से कि आखिरी हुक्मरानी जो है वो टेक्नोलॉजी की है। और ये जो बातें आपने बताई हैं, जो कैसेट हम सुन रहे हैं, इनके टेस्ट है ना। क्यों लोग भागते हैं अपने आवाज़ को टेस्ट करवाने से? क्योंकि वो टेक्नोलॉजी का प्रोसेस है। क्यों उस फोरेंसिक असेसमेंट से भागते हैं और स्टे का सहारा लेते हैं? नहीं जनाब, जो वाक़या है, लोगों ने सुना है, टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जाए और उसकी बुनियाद पर फैसला किया जाए ये जाली है या असली है। सर, बात वहां तक जाती नहीं ना, बात यहाँ खड़ी हो जाती है। ऑडियो किसने रिकॉर्ड किया, लीक कैसे हुआ, बात यहाँ रहती है। नहीं, अदालतें देखो, ये बहुत तकनीकी किस्म की गुफ्तगू हो जाती है। मैं इस तकनीकी गुफ्तगू का हामी नहीं हूँ। मैं कहता हूँ एक जुर्म हुआ ना, मेरी ये जो हम बात कर रहे हैं, इसकी रिकॉर्डिंग अगर कोई कर रहा है तो उसको ये हक है कि उस रिकॉर्डिंग को इस्तेमाल करे मेरे खिलाफ, और मुझे ये हक है कि मैं इसको चैलेंज करूं कि भी चलो इसकी फोरेंसिक कराओ। ये गलत बात है कि हम इस पर जिस वक्त फोरेंसिक के नाम आता है हम अदालतों में चले जाते हैं और स्टे ले आते हैं। मैं इसके खिलाफ हूँ। देखिए, अगर जैली चीज आएगी तो वही फोरेंसिक रिपोर्ट कह देगी ये जैली है। चलो, आपको पाकिस्तान के अदारों पर यकीन नहीं तो दुनिया के किसी जगह से फोरेंसिक रिपोर्ट लो, लेकिन इसकी आड़ में स्टे लेके बैठ जाना गलत है। और मुजरमों को पकड़ने के लिए, खा वो माली जुर्म कर रहे हैं, खा वो इखलाकी जुर्म कर रहे हैं, खा वो किसी किस्म के जुर्म में मुलव्वस है, अगर उनका रिकॉर्ड है अदारों के पास तो उनको सजा मिलनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द लॉस। एक ब्रेक, और ब्रेक सबर अब्सार साहब की राय आपके सामने रखेंगे। शहजाद साहब, पाकिस्तान में ऑडियो लीक्स को अपने अपने सियासी मफादात के लिए हमेशा इस्तेमाल किया गया है। कभी इसके जरिए करप्शन साबित की गई, कभी इदारों पर हमला, कभी आला तरीन आईनी ओहदेदारों की तरफ से अपनी ख्वाहिशात का इजहार कि यहाँ पर ये नहीं हो रहा, मार्शल्लाह क्यों नहीं लग रहा, मतलब के फैसले और मतलब का सियासी इस्तेमाल। मंतिकी अंजाम तक क्या यही पूछते कि क्यों ऑडियो लीक और कैसे लीक हुई, या जुर्म का फैसला किया जाए कि जुर्म पर बात हुई और उसको मंतिकी अंजाम तक पहुंचाया जाए? मेरा तो ख्याल था कि आप अब्सार साहब से पहले पूछ लेते कि कहीं कोई मैं ऐसी बात ना कर दूं जो उनकी सोच से मुख्तलिफ हो और फिर बाद में एक फड्डा पड़ जाए इस चीज़ के अंदर। बहरहाल अब आपने पूछ लिया तो मैं उसी बात को आगे बढ़ाता हूँ जो मेरे पहले दो साथियों ने कही है, ताकि मैं अब्सार साहब का फिर हम तीनों की तरफ हो, अकेला मेरी तरफ ना। अच्छा, वो ये है जी, देखिए टेक्नोलॉजी के खिलाफ इस वक्त कुछ जगहों पे दुनिया में आखिरी जंग लड़ी जा रही है। कुछ जगहों में दुनिया में आखिरी जंग लड़ी जा रही है। इसमें विक्ट्री टेक्नोलॉजी की होगी। ये फीलिंग चीजें हैं जो जंग की कोशिश की जा रही है। हम जैसे सोशल मीडिया के बारे में या किसी और डिजिटल फलाना तो ये वो, इसके खिलाफ ये आखिरी चंद एक वो जिसे कहते हैं लास्ट गैस्प्स, उसके बाद टेक्नोलॉजी हर तरफ फैल जाएगी। पहली बात। दूसरी बात, ये मीन्स और एंड्स की जो डिबेट है ये बहुत पुरानी है कि मीन्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है या एंड्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए फिर इंसान ने कानून का एक जरिया बनाया और उसने कहा कि एंड्स के लिए भी एक फेयर प्रोसेस होना बहुत लाजमी है ताकि हर इंसान को इंसाफ का इक्वल मौका मिले और वो अपने आप का दिफा कर सके। वरना अगर ये मीन्स के थ्रू
मुख्तलिफ मीन, चाहे वो कोई भी रास्ता मैं इख्तियार करूं, अगर मैं जुर्म पकड़ लेता हूं और फिर मुझे किसी तरीके से जब श्योर हो गया कि जुर्म है, तो मुझे तो उसको मौका देने की जरूरत ही नहीं है। सजा हो क्यों नहीं जाती, सजा कर दी क्यों नहीं दी जाती, यही सवाल है ना हमारा कि इंसाफ का निजाम इतना स्लो क्यों है। तो जहां कानून आपके मुल्क में एग्जिस्ट करता है, इस केस के बारे में जो आपने सवाल पूछा है, कानून एग्जिस्ट करता है, उसको इस्तेमाल करना चाहिए। जहां आपको मॉनिटरिंग की, सर्वेलेंस की जरूरत है, उसको इजाजत लें तो प्रॉपर तरीके से, जो कि उसके अंदर दिया गया कानून के अंदर, और उसको सर्वेल करें। और बिल्कुल ये टेक्नोलॉजी का जमाना है, टेक्नोलॉजी ने ही और रूल करना है हर चीज को, और उसको एक साइड पे हटा देना किसी भी चीज के अंदर से बहुत गलत तरीका होगा, वरना हम अपने तौर पे एक माशरे के तौर पे उतनी तेजी से आगे नहीं बढ़ पाए। ठीक हो गया सर साहब। ऑडियो लीक्स केस ऑडियो रिकॉर्ड करना या फिर उस ऑडियो के अंदर सामने आते जराइम, वो कई तरह के हैं, ऊपर भी बात हुई, ज्यादा संगीन क्या है, वो रिकॉर्डिंग या जुर्म? दोनों चीज़ें। जुर्म ज़्यादा संगीन है मेरे ख्याल में। मेरे से पहले पैनलिस्ट ने जो कुछ भी कहा, इज़्ज़त और एहतराम उनका मेरे पे वाजिब है, करता रहूँगा। लेकिन मुल्क में जो कुछ हो रहा है उसको सिर्फ इस वजह से खामोश नहीं रह पाऊँगा कि एक बहुत पॉपुलर बंदा वो कर रहा है और वो बहुत हैंडसम होता था किसी वक्त, तो वो जो चाहे कर सके, होगा लाडला, मेरा नहीं है। मेरे लिए ये मिट्टी पहले सबसे लाडली, और इसके लोग वो सबसे ज़्यादा लाडले हैं। और हमने जितना फैशिज्म बर्दाश्त किया है, देखा है, उससे ज़्यादा कि अब बर्दाश्त ही नहीं है। ये होगी बात। देखिए आपने हुआ कैसे ऑडियो लीक्स में, और जी साकिब निसार के 3 वाक़या सिर्फ आपको बताता हूँ। पहले ये था कि एक जज राना थे, पता नहीं क्या राना उनके नाम के साथ आता था, जो गिलगित बल्तिस्तान के थे। उन्होंने एक इल्ज़ाम लगाया साकिब निसार पे, उस पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको रिलीफ थे, उनको कटहरे में खड़ा कर दिया जिन्होंने इल्ज़ाम लगाया था। दूसरा, बजाय उसकी तहकीकात कराने के, दूसरा साकिब निसार की ऑडियो रिकॉर्डिंग आई जिसमें वो कह रहे हैं कि मुझे वो कह रहे हैं कि नवाज और मरियम को आने नहीं देना। उस पर कोई तहकीकात नहीं हुई, उस पर भी उसको भी आगे बढ़ने से रोक दिया। फिर तीसरा आया ये जो है साकिब निसार का बेटा, लत्ता भान देंगा मैं, राइयां का मुंडा, और फिर साथ उसने कहा जी कि एक भी तो काट नहीं लेना। ये भी साकिब निसार से 3 वाक़यात बताए उन ऑडियो कॉल्स की बेसिस पे, उस पर रोक दिया। कैसे हुई ऑडियो कॉल? आप भी ये जुर्म है कॉल रिकॉर्ड करना, आप इस पे अलग से इन्वेस्टिगेट करें, इस पे कानून अपना रास्ता ले, बहुत क्लैरिटी से कह रहा हूं। लेकिन उस जो जुर्म हो रहा है, जो एक करप्ट चीफ जस्टिस और उसके बच्चे लगे हुए माल बनाने इस मुल्क में, इल्जाम है ना, संगीन इल्जाम है, उसकी इन्वेस्टिगेशन तो होने दें। वो क्यों नहीं होने? पार्लियामेंट को रोक दिया, कमीशन को रोक दिया। इतना मतलब ये लाहौरी हथौड़ा ग्रुप जो है इतना पीछे पड़ जाता है किसी और के। और अब काजी फाइज साहब आए हैं ना, लाहौरी हथौड़ा ग्रुप के मेंबर नहीं है, सारे उनके पीछे पड़े हुए हैं, हुकूमत समेत। क्यों? सोचिएगा जरा। जी इफ्तिखार साहब, मुख्तसर कहना चाह रहा हूँ कि हमने बिल्कुल ये नहीं कहा, हमने कहा कि जो ऑडियो है उसमें जो जुर्म किया गया है उस जुर्म पे सजा होनी चाहिए, जिसके खिलाफ ही हो रहा है सजा, वो फोरेंसिक रिपोर्ट मंगवा सकता है। अगर उसको फोरेंसिक रिपोर्ट पाकिस्तान की पसंद नहीं, हाई कोर्ट ने नहीं करने दी ना, तो हम तो खिलाफ हैं, हम उसके खिलाफ करते हैं। जदीद तरीके मौजूद हैं, मतवाजी तौर पर दोनों मामला चलाए जा सकते। लीक्स भी अगर गैर कानूनी रिकॉर्ड हो रही है, अगर कोई जुर्म हो रहा है तो उसको भी मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए, एक दूसरे का सहारा लेके मामले को छोड़ा ना जाए। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।